हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब बेहतर होंगे और मेरे साथ तैयारी को और बेहतर कर रहे होंगे। आज का जो हमारा विषय है वो है शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की अनुसूचियां। यहां पर आप लोग पहली अनुसूची से लेकर 12वीं अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे और प्रत्येक अनुसूची में कौन कौन सी बातें एग्जाम के लिए हमें ध्यान रखनी है उन पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि अनुसूची होती क्या है। संविधान के अंत में परिशिष्ट के रूप में उल्लेखित जिसमें कोई ऐसी सूचना रहती है जिसका संविधान में साधारण उल्लेख मात्र है, मेंशन इन द फॉर्म ऑफ एन अपेंडिक्स एट द एंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन which contains any such information which is only mentioned in the constitution। यानी आपको अनुसूचियां संविधान के बिल्कुल अंत में देखने को मिलेंगी। अनुसूची में उन प्रावधानों का उल्लेख होता है जिसका संविधान के अनुच्छेद में, आर्टिकल में उल्लेख तो है, लेकिन वो केवल साधारण है, आंशिक मात्र है। इसलिए संविधान में अनुसूचियों को जोड़ा जाता है ताकि जिनका संविधान के आर्टिकल्स में केवल एक उल्लेख मात्र है, केवल जनरल इंफॉर्मेशन है, उसको एक कंसाइज तरीके में शेड्यूल के अंदर डिफाइन किया जाता है। जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ था उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में इनकी संख्या 12 है। Originally there were 8 schedule in the original Constitution of India, but at present there are 12 schedule in the Indian Constitution। ये फैक्ट है, मेरे ख्याल से सब स्टूडेंट्स को पता होगा कि जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय 8 थी, वर्तमान में 12 हैं। और ये भी आप लोग जानते होंगे कि जो 9 शेड्यूल है वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची 52वें संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ी गई। 11वीं और 12वीं अनुसूची 73वें व 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ी गई। हमने यानी अभी तक एक बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ा। सबसे पहले हमने जाना कि व्हाट इज शेड्यूल, अनुसूची क्या है। उसके बाद हमने कुछ फैक्ट के बारे में बात की कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 थी, प्रेजेंट में 12 हैं, और 9, 10, 11 और 12 शेड्यूल हमने 4 अमेंडमेंट के माध्यम से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ी। अब हम करेंगे शुरुआत पहली अनुसूची से। प्रत्येक अनुसूची किसी ना किसी आर्टिकल से जुड़ती है, क्योंकि आप लोगों ने शेड्यूल की डेफिनेशन को पढ़ा। शेड्यूल क्या है? संविधान के अंत में उल्लेखित होती है, यानी एंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल संविधान के अंत में अनुसूचियां हैं, एक परिशिष्ट है, एक अपेंडिक्स है, यानी उसके अंदर वो प्रावधान दिए गए हैं जिनका संविधान के अनुच्छेद में उल्लेख तो है लेकिन जनरल इंफॉर्मेशन दी गई है। उसको विस्तार से जानकारी आपकी अनुसूचियां बताती है। इसलिए जितनी भी 12 की 12 अनुसूचियां हैं, प्रत्येक अनुसूची का संबंध किसी ना किसी आर्टिकल से मिलता है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि संविधान की किस अनुसूची का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से। सबसे पहले अगर हम बात करें पहली अनुसूची का संबंध आर्टिकल 1 और 4 से है। जैसे अगर आपसे कहा जाए यदि भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में परिवर्तन होता है, संविधान की फर्स्ट शेड्यूल में अमेंडमेंट होता है, तो संविधान के किस अनुच्छेद में परिवर्तन होगा? तो अनुच्छेद 1 और 4, आर्टिकल 1 और 4 का जो रिलेशन है वो संविधान की पहली शेड्यूल से है। पहली अनुसूची क्या बताती है? पहली अनुसूची बताती है भारतीय संघ के घटक राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख करती है। यानी पहली अनुसूची में बताया गया है कि राज्यों की संख्या क्या होगी, उनके नाम क्या होंगे, और जो संघ राज्य क्षेत्र है, यूनियन टेरिटरी है, उनकी संख्या क्या होगी, उसके नाम क्या होंगे। हम लोग जब स्कूल में थे तो पढ़ा करते थे कि हमारे भारत में 28 राज्य हैं और 7 संघ राज्य क्षेत्र हैं।
उम्मीद करता हूं कि शायद आपने भी अपने स्कूल के दौरान यही पढ़ा होगा कि भारत में 28 राज्य और 7 संघ राज्य क्षेत्र है। बाद में फिर पता लगा कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना है, 29वां राज्य। फिर बाद में यह भी पता लगा कि जम्मू कश्मीर जो पहले राज्य होता था उसको अब राज्य का दर्जा नहीं है, अब उसके अंदर 2 यूनियन टेरिटरी बन गए हैं, एक लद्दाख और एक कश्मीर। फिर हमने आगे कहीं पढ़ा कि दादर नागर हवेली और दमन दीव जो 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे, अब वो दोनों एक हो गए हैं। यानी एक समय ऐसा आया कि भारत में 29 राज्य थे और 9 यूनियन टेरिटरी थे। फिर हमने जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीना और मतलब 29 राज्य थे, 7 संघ राज्य क्षेत्र थे। हमने फिर 29 में से एक राज्य जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा छीनकर यूनियन टेरिटरी बना दिया। फिर हम लोग पढ़ते थे कि 28 राज्य हैं और 9 संघ राज्य क्षेत्र है। और ये कब हुआ? ये हुआ 31 अक्टूबर 2019 को। फिर आगे 26 जनवरी 2020 को क्या हुआ? जो 9 यूनियन टेरिटरी थे उसमें दादर नागर दमन दीव को हमने एक कर दिया। यानी वर्तमान में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की पहली शेड्यूल ये बताती है कि भारत में 28 राज्य हैं और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं, 8 यूनियन टेरिटरी है। तो अगर ऐसा कभी भी होता है, हमारी फर्स्ट शेड्यूल में अगर कोई भी परिवर्तन होता है तो उसका संबंध हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 और 4 से होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब आते हैं सेकंड शेड्यूल। कई बार वनडे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची का संबंध वेतन भत्तों से है, सैलरी अलाउंसेस से है। ये वनडे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। इतना मतलब मेरे ख्याल से जो भी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है उसको कम से कम इतना तो पता होगा कि वेतन भत्तों का संबंध सेकंड शेड्यूल से है, शपथ का संबंध 30वीं अनुसूची से है, राज्यसभा की सीटों का आवंटन 4थी अनुसूची से। इतना सबको पता हो। ये तो एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जो एक विद्यार्थी को तैयारी के दौरान पता होनी चाहिए। लेकिन जब हम सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करते हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, वर्तमान में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, टीचर भी बहुत ज्यादा है, स्टूडेंट भी बहुत ज्यादा है। लेकिन सवाल यह है क्या हम वो इंफॉर्मेशन या वो जानकारी पढ़ पा रहे हैं जो वर्तमान में इस कंपटीशन की दुनिया में आवश्यक है? क्या हमारे कंटेंट में गुणवत्ता है? चलिए छोड़िए इस बात को। संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किस किस आर्टिकल से है? 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164, 186 और 221। ये बहुत ज्यादा डीप में सवाल हो जाएगा अगर हमारे एग्जाम में सवाल आ जाए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध सेकंड शेड्यूल से है या नहीं है। मतलब ये बहुत ज्यादा डीप में सवाल पूछना होगा। लेकिन कम से कम ये पता होना चाहिए कि सेकंड शेड्यूल के अंदर वर्तमान में 4 भाग हैं, पार्ट ए, पार्ट सी, पार्ट डी, पार्ट ई। भाग क, ग, घ, ड। पहले पार्ट बी भी होता था, क्योंकि आपको शायद पता होगा कि जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ था उस समय स्टेट और यूनियन टेरिटरी का प्रोविजन नहीं था। हमारे पूरे भारत को 4 भागों में बांटा गया था, ए बी सी डी राज्यों में बांटा गया था। 7वें संशोधन अधिनियम जिसे हम लोग स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट फजल अली आयोग की रिकमेंडेशन पर जो हुआ था उसके द्वारा हमने 2 क्लासिफिकेशन बनाए, स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू हुआ था उस समय पार्ट बी के अंदर, सेकंड शेड्यूल के पार्ट बी में उन राज्यों के बारे में उल्लेख किया गया था। बाद में हमने इसको हटा दिया, किस अमेंडमेंट के द्वारा? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के द्वारा। देखिए दूसरी अनुसूची में किस किस के वेतन है? राष्ट्रपति का वेतन है, राज्यपाल का वेतन है, संसद के दोनों सदन, लोकसभा, राज्यसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, राज्य विधानमंडल के दोनों सदन, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष
विधान परिषद के सभापति उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सारे जजेस और सीएजी। याद रखिएगा सेकंड शेड्यूल को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट राष्ट्रपति राज्यपाल के वेतन भत्तों के बारे में बताता है। पार्ट सी लोकसभा विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा और विधान परिषद के सभापति उपसभापति। पार्ट डी के अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के वेतन भत्ते, और वहीं पार्ट ई के अंदर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के वेतन भत्तों के बारे में बताया। तो यानी यहां पर आपको 2 इंफॉर्मेशन याद रखनी है। पहला, सेकंड शेड्यूल का संबंध वेतन व भत्तों से है। सेकंड शेड्यूल में किस किस के वेतन भत्ते बताए गए हैं? राष्ट्रपति राज्यपाल, लोकसभा राज्यसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष विधान परिषद के सभापति उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस सारे, चाहे वो सीजेआई हो या फिर अन्य न्यायाधीश हो, और इसके अलावा सीएजी के वेतन भत्तों के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सेकंड शेड्यूल बताती है। ठीक है, इतना याद रहेगा। अब आते हैं संविधान की तीसरी अनुसूची पर। संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध आर्टिकल 75(4) से है, जिसमें मंत्रियों के बारे में बताया गया है। 99 का संबंध संसद यानी सांसदों से है। 124(6) का संबंध आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस से है। आर्टिकल 148 का संबंध आपके सीएजी से है। 164 का संबंध आपके स्टेट के अंदर जो मिनिस्टर होते हैं उनसे है। आर्टिकल 188 का संबंध एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होते हैं उनसे है। और आर्टिकल 219 का संबंध हाई कोर्ट के जजेस से। कुल मिलाकर संविधान का 3rd शेड्यूल इन सभी के ओथ के फॉर्मेट के बारे में बताता है, यानी ये जो शपथ लेते हैं उस शपथ का प्रारूप क्या होगा, फॉर्मेट क्या होगा, ये बताया गया है संविधान की तीसरी अनुसूची में। मान लीजिए कि सवाल आया कि संविधान की तीसरी अनुसूची क्या बताती है। ऑप्शन ए वेतन भत्तों के बारे में, ऑप्शन बी शपथ के बारे में, ऑप्शन सी शपथ के प्रारूप के बारे में, ऑप्शन डी कौन शपथ दिलाएगा इसके बारे में। तो याद रखिएगा संविधान की तीसरी अनुसूची शपथ के प्रारूप के बारे में बताती है, फॉर्मेट ऑफ ओथ बताती है, जो कि आप अगली स्लाइड में देखेंगे। किस किस के? संघ और राज्यों के मंत्री, केंद्र सरकार में जितने भी मंत्री हैं, राज्यों में जितने भी मंत्री हैं, संसद और राज्य विधानमंडल के चुनावों के प्रत्याशी, यानी जो लोग लोकसभा राज्यसभा विधानसभा विधान परिषद के चुनाव में खड़े होते हैं इलेक्शन में, उन सब की शपथ बताई गई है। संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्य जो चुनाव लड़ेंगे, कोई ना कोई तो जीतेगा। जो जीतेगा या तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा, संसद का सदस्य है, या फिर वो राज्य विधानमंडल का सदस्य बनेगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर वहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो एमएलसी बनेगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस और सीएजी। अब यहां पर गौर करिए कि सेकंड और थर्ड शेड्यूल के अंदर इन दोनों को कॉमन बताया गया। ये आपको सेकंड शेड्यूल में भी मिलेगा और थर्ड शेड्यूल में भी मिलेगा। ये 2 पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस और सीएजी। सेकंड शेड्यूल में वेतन भत्ते, थर्ड शेड्यूल में इनकी शपथ के बारे में बताया। देखिए अब शपथ का प्रारूप कैसा है इस पर गौर करिए। यहां पे देखिए थोड़ा सा लिखा है संघ के मंत्री। संघ के मंत्री, और यहां पर भी क्या लिखा है, संघ के मंत्री। अब यहां पर देखिए कि जो सेंटर में मंत्री बनता है, जैसे आपने शिक्षा मंत्री का नाम सुना होगा, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, तो जो संघ के मंत्री होते हैं वो 2 प्रकार की शपथ लेते हैं। एक लेते हैं पद की शपथ और दूसरी लेते हैं गोपनीयता की शपथ। याद रखिएगा सेंटर में जितने भी मंत्री हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, किसी राज्य में जितने भी मंत्री हैं, स्टेट गवर्नमेंट में अपने अपने मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री, वो सभी 2 प्रकार की शपथ लेते हैं, पद की और गोपनीयता की। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब यहां पर देखिएगा,
यहां पर ये चीज, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा, यानी इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करूंगा। और ये चीज ब्रैकेट में मेंशन की गई है। इसका मतलब यह है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में यह नहीं लिखा हुआ था। एक अमेंडमेंट हुआ था 16वां संविधान संशोधन अधिनियम। जब मैंने आप लोगों को मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पढ़ाए थे, प्रमुख या महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, तो वहां आप लोगों ने पढ़ा था कि 16वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की 3rd शेड्यूल में चेंज हुआ और शपथ के प्रारूप में सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया और इंटीग्रिटी जैसे शब्दों को जोड़ा गया। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखने की है कि जो सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी है, ये आपके प्रीएम्बल में मेंशन है। सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी आपके फंडामेंटल ड्यूटी में भी मेंशन है, और सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी आपकी 3rd शेड्यूल में भी मेंशन है। पहले नहीं था, लेकिन 16वें संशोधन के द्वारा हमने इसको जोड़ा। इसके अलावा जो संसद के लिए, यानी जो संसद के लिए चुनाव लड़ते हैं, यानी अभ्यर्थी, अभ्यर्थी का मतलब प्रत्याशी। हम लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो हम क्या है, कैंडिडेट हैं। अभी हम सिलेक्शन नहीं हुआ है, सिलेक्शन होने के बाद क्या बन जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन जाएंगे। अभी क्या है, कैंडिडेट हैं, प्रत्याशी हैं। तो जो लोग संसद का चुनाव लड़ते हैं उन्हें कहते हैं प्रत्याशी। तो जो चुनाव लड़ता है उसे भी शपथ लेनी पड़ती है। आपने देखा होगा कि भारत के प्रधानमंत्री जब लोकसभा के चुनाव आते हैं तो वो वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं, तो कलेक्टर के सामने वो ओथ लेते हैं। ओथ क्या होती है कि मेरे द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट दिए गए हैं अगर वो झूठे पाए जाते हैं तो आप मेरे इलेक्शन को रद्द कर सकते हैं। तो जो भी चुनाव लड़ता है उसको भी शपथ लेनी है। जो चुनाव जीत जाएगा यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा उसको भी शपथ लेनी है। ऐसा नहीं है कि शपथ केवल प्रत्याशियों की होती है, कैंडिडेट की होती है, और जो भी चुनाव जीतेगा उनको भी शपथ लेनी है। जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, जैसे राज्यसभा में 12 सदस्य नॉमिनेटेड होते हैं, उनको भी शपथ लेनी है। चाहे नॉमिनेटेड हो चाहे वो इलेक्टेड हो, सबको शपथ लेनी पड़ती है। तो सबसे पहले कैंडिडेट शपथ लेंगे, कैंडिडेट ओथ लेंगे। उसके बाद जो कैंडिडेट चुनाव जीत जाएंगे या नॉमिनेट होंगे उनको भी ओथ लेनी है। फिर उनमें से जिन्हें मंत्री बनाया जाएगा तो मंत्री की अलग से शपथ है, पद की भी और गोपनीयता की भी। एक मंत्री पद की अलग शपथ लेता है, गोपनीयता की अलग शपथ लेता है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज हैं, चाहे वो सीजीआई हो चाहे वो अन्य न्यायाधीश हो, सबको शपथ लेनी होती है। अब कौन किसे शपथ दिलाता है, ये भी तो इंटरेस्टिंग है ना, कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को शपथ कौन दिलाएगा, हाई कोर्ट के जजेस को शपथ कौन दिलाएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा के सांसदों को शपथ कौन दिलाएगा। अब यहां पर थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में अंतर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि लोकसभा के सदस्यों को, मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल को ओथ कौन दिलाता है, ऑप्शन देता हूं। लोकसभा का अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, प्रोटेम स्पीकर, प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट द्वारा नामित व्यक्ति। एक मिनट दीजिए। तो बताइए, जो सांसद होते हैं उन्हें शपथ दिलाने का काम कौन करता है? लोकसभा के सांसदों को शपथ कौन दिलाता है? लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर, इलेक्शन कमीशन या प्रेसिडेंट? सोचिएगा, बाकी हम लोग एग्जीक्यूटिव वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर बढ़ते हैं आगे। सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस की ओथ का फॉर्मेट यहां पर मेंशन है। सीएजी और सुप्रीम कोर्ट की जजेस एक जैसी होती है, यानी एक फैक्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की शपथ का प्रारूप एक जैसा होता है। स्टेट में जितने भी मंत्री होते हैं वो सब शपथ लेंगे, पद की भी और गोपनीयता के भी।
जो भी चुनाव में खड़े होंगे निर्वाचन के प्रत्याशी वो शपथ लेंगे, जो भी विधानसभा या विधान परिषद में चुने जाएंगे या नॉमिनेटेड होंगे वो सब शपथ लेंगे। हाई कोर्ट के सभी जजेस के द्वारा शपथ ली जाएगी। याद रखिएगा, सीएजी और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ओथ का फॉर्मेट एक जैसा होता है। क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की ओथ का फॉर्मेट एक जैसा होता है? नहीं। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ का प्रारूप अलग होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और सीएजी की ओथ का फॉर्मेट एक जैसा होता है। चलिए अब आते हैं फोर्थ शेड्यूल। हमारे संविधान की चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन बताती है। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी प्रत्येक राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें आवंटित की गई। हमारे संविधान की चौथी अनुसूची का संबंध आर्टिकल 4 क्लॉज नंबर 1 से है और आर्टिकल 80 क्लॉज नंबर 2 से। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना के बारे में बताता है और आर्टिकल 4 ये बताता है कि अगर किसी राज्य का निर्माण होता है या सीमा में परिवर्तन होता है तो वो आर्टिकल 368 के तहत नहीं होता, यानी हम उसे अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं मानेंगे। तो जब भी किसी नए राज्य का निर्माण होता है या कोई राज्य के से संघ राज्य क्षेत्र बनता है तो आर्टिकल 4 के जरिए होता है, और कोई नया राज्य बनेगा तो उसको वहां पर विधानसभा होगी तो वहां पर राज्यसभा की सीटों को दिया जाएगा। देखिए, राज्यसभा क्या है? राज्यों की सभा। लोकसभा क्या है? लोगों की सभा। और जो लोगों की सभा है लोकसभा, वहां पर जनता सीधे वोट डालकर अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। लेकिन राज्यसभा लोगों की सभा नहीं है, राज्यसभा राज्यों की सभा है। इसका मतलब राज्यसभा के मेंबर्स को राज्य चुनते हैं, लोग नहीं चुनते, जनता नहीं चुनती। कौन चुनता है? राज्य। और राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करते हैं? राज्य के विधायक करते हैं, एमएलए करते हैं। इसका अर्थ यह है कि जिस स्टेट में, भारत में तो सभी राज्यों में विधानसभा है, तो राज्यों में सभी विधानसभा के विधायक राज्यसभा के सदस्यों को वोट डालकर चुनते हैं। यानी जो वोटर हैं वो प्रत्येक लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं। क्या यूनियन टेरिटरीज में राज्यसभा की सीटें होती हैं? तो जिन यूनियन टेरिटरीज के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा पाई जाएगी वहीं पर होंगी। जिस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा नहीं है वहां पर राज्यसभा की सीट भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि राज्यसभा राज्यों की सभा है और राज्यों का प्रतिनिधित्व या संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व वहां के विधायकों के द्वारा किया जाता है। तो यहां पे देखिएगा कि सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में 31, महाराष्ट्र में 19 है, तमिलनाडु में 18 है, पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों में 16 सीटें, 16 पश्चिम बंगाल में और 16 ही बिहार में, कर्नाटक में 12 है, आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में 11 सीटें, उड़ीसा और राजस्थान में 10 सीटें हैं, केरल में 9 सीटें हैं, तेलंगाना, असम और पंजाब तीनों में 7 सीटें हैं, झारखंड में 6, छत्तीसगढ़ और हरियाणा दोनों में 5 सीटें हैं, कश्मीर, क्योंकि लद्दाख में तो विधानसभा है नहीं, कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी है और कश्मीर में विधानसभा है, इसलिए वहां पर सीटों की संख्या 4 है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली तीनों में 3-3 सीट दी गई है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और पुदुचेरी इन सब में 1-1 सीट दी गई है। यानी भारत में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा आपको प्रत्येक राज्य में अलग अलग मिलेगा। इसका कारण यह है कि भारत में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा पॉपुलेशन के बेस पर किया जाता है। 1971 की पॉपुलेशन को आधार बनाकर, सेंसस को आधार बनाकर राज्यसभा की सीटों को बांटा गया है। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका की राज्यसभा को, अमेरिका की जो राज्यसभा है जिसे हम लोग, अमेरिका में भी 2 सदन है। अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहते हैं, भारत में संसद कहते हैं। अमेरिका की संसद यानी कांग्रेस के 2 सदन हैं, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। प्रतिनिधि सभा और सीनेट, यानी भारत में जिसे हम राज्यसभा कहते हैं, अमेरिका में उसे सीनेट कहा जाता है।
अमेरिका में 50 राज्य हैं और सीनेट की संख्या 100 है, यानी प्रत्येक राज्य को 2 सीट है, यानी वहां पर प्रत्येक राज्य की वहां की राज्यसभा में सीटों का बंटवारा बिल्कुल बराबर है, 50 राज्य 100 सीटें, प्रत्येक राज्य को 2 सीट है। भारत में ऐसा नहीं है, भारत में इक्वल प्रोपोर्शन नहीं पाया जाता। भारत में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है, इसलिए आपको किसी राज्य में ज्यादा तो किसी राज्य में कम सीटें मिलेंगी। अब आते हैं संविधान की 5वीं अनुसूची पर। संविधान की 5वीं अनुसूची का संबंध आपके कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 10 और उसमें आर्टिकल 244 से है। आर्टिकल 244 में 2 क्लॉज हैं, 244(1) और 244(2). 244(1) 5th शेड्यूल के बारे में बताता है और 244(2) 6th शेड्यूल के बारे में बताता है। 5वीं अनुसूची में बताया गया अनुसूचित क्षेत्रों, शेड्यूल्ड एरिया और जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध। देखिए, हमारे यहां संविधान निर्माताओं का यह मानना था कि भारत में जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं, वो 2 प्रकार की हैं। एक ऐसी जनजातियां जो समाज में घुल मिल गई हैं, यानी हमें पता नहीं लगता कि वो जनजाति है, और दूसरी वे जनजातियां जो समाज में बिल्कुल घुली मिली नहीं है, जो अभी भी अपने आप को समाज से अलग थलग कटा हुआ महसूस करते हैं। तो जो जनजातियां समाज में घुल मिल गई हैं उनके प्रोविजन आपको 5th शेड्यूल में मिलते हैं, और जो समाज से आज भी अलग थलग हैं उनके प्रोविजन आपको 6th शेड्यूल में मिलेंगे, जिसे कहा जाता है ट्राइबल एरिया। 5th शेड्यूल के अंदर शेड्यूल्ड एरिया की बात आती है और 6th शेड्यूल में ट्राइबल एरिया के बारे में प्रोविजन है। हमारे संविधान की जो 5वीं अनुसूची है उसके अंदर 4 भाग हैं, पार्ट ए, बी, सी, डी। पार्ट ए कुछ बेसिक सी बातें बताता है, पार्ट बी बताता है कि जो शेड्यूल्ड एरिया होगा, जनजातियां होंगी, उनका प्रशासन और कंट्रोल। पार्ट सी बताता है कि कौन कौन से एरिया शेड्यूल्ड एरिया माने जाएंगे, और पार्ट डी बताता है कि इस 5वीं अनुसूची में अगर संशोधन करना है, अमेंडमेंट करना है, तो अपन को क्या करना होगा। चलिए कुछ मेन बातों को समझते हैं जिससे आपके एग्जाम में दिक्कत ना हो। अगर यह पूछा जाए कि किसी भी क्षेत्र को, किसी भी एरिया को, शेड्यूल्ड एरिया को घोषित करने का अधिकार किसे है, तो यह अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। इसके अलावा राष्ट्रपति राज्यपाल के साथ परामर्श कर किसी शेड्यूल्ड एरिया के क्षेत्रफल को घटा सकता है, बढ़ा सकता है, सीमाओं को बदल सकता है, ऐसे क्षेत्रों को रद्द भी कर सकता है, लेकिन फाइनल अथॉरिटी इज द प्रेसिडेंट। किसी भी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर करना प्रेसिडेंट के हाथ में है। बाकी शेड्यूल एरिया में कुछ भी चेंज करना है तो यह भी प्रेसिडेंट के हाथ में है, बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर। वर्तमान में कौन कौन से राज्यों में शेड्यूल्ड एरिया पाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। वर्तमान में ये सभी वो राज्य हैं जहां पर आपको शेड्यूल्ड एरिया मिलेगा। क्या ये पूरा राज्य शेड्यूल्ड एरिया में आता है? नहीं, इस पूरे राज्य में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर प्रेसिडेंट के द्वारा शेड्यूल्ड एरिया घोषित किया गया। अब घोषित करने का फायदा क्या है? अच्छा, किसी भी क्षेत्र को शेड्यूल्ड एरिया किन आधारों पर घोषित किया जाता है, यानी क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले कि क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यह मेंशन किया गया है किसी भी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया घोषित करने का क्या क्राइटेरिया होगा। तो याद रखिएगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कुछ भी क्राइटेरिया डिफाइन नहीं करता। क्या किसी लॉ में डिफाइन किया गया है? नहीं, किसी लॉ में भी डिफाइन नहीं किया गया। तो फिर ये मानदंड, ये क्राइटेरिया आया कहां से? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के द्वारा कुछ क्राइटेरिया बताया गया, कुछ मानदंड बताए गए, और ये मानदंड अभी संवैधानिक नहीं है, वैधानिक नहीं है, ना ही संविधान में उल्लेख है, ना ही कानून में। उसके बावजूद इन्हें ठीक ठाक मान्यता मिल गई है। अब वर्तमान में प्रेसिडेंट इन मानदंडों के आधार पर किसी एरिया को शेड्यूल एरिया घोषित करता है। सबसे पहला, उस क्षेत्र में जनजातियों की आबादी ज्यादा हो, उस एरिया में डेंसिटी ज्यादा हो, एक एप्रोप्रिएट साइज हो,
वो कोई ना कोई तहसील हो, जिला हो, तालुका हो, यानी कोई प्रशासनिक इकाई होना चाहिए। और जहां जिस जो वो एरिया है उसका जो पड़ोसी एरिया है, मान लीजिए कि कोई गांव है, उसका जो बगल वाला गांव है उसकी तुलना में उसका अंदर आर्थिक पिछड़ापन ज्यादा होना चाहिए। तो ये 4 मानदंड हैं, ये 4 क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पर प्रेसिडेंट किसी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर कर सकता है। ये जो शेड्यूल्ड एरिया होते हैं यहां पर एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाती है। क्या जहां पर शेड्यूल्ड एरिया नहीं है, क्या वहां पर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल हो सकती है? जी हां, हो सकती है। यानी जो क्षेत्र शेड्यूल्ड एरिया है, या फिर मान लीजिए कि कोई राज्य है वहां पर कोई शेड्यूल्ड एरिया नहीं है, लेकिन वहां पर अनुसूचित जनजातियां शेड्यूल्ड ट्राइब निवास करती हैं, तो प्रेसिडेंट वहां पर भी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल यानी जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन कर सकता है, यानी राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य है। इस जनजातीय सलाहकार परिषद में मैक्सिमम 20 लोग होते हैं, और इन 20 में से 3/4, इस 20 में से 3/4 यानी 15 सदस्य उस स्टेट की विधानसभा में जो एसटी के सदस्य हैं वो होंगे। जनजातीय सलाहकार परिषद ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का गठन कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। कहां करता है? या तो वो शेड्यूल्ड एरिया हो, या फिर शेड्यूल्ड एरिया नहीं है, वहां पर ट्राइबल आबादी बहुत ज्यादा रहती हो, तो वहां पर प्रेसिडेंट ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का गठन कर सकता है। किसी भी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में मैक्सिमम मेंबर 20 होंगे, और उसका 3/4 उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के उसी जनजाति के सदस्यों में से होंगे। अब ये जो शेड्यूल्ड एरिया होते हैं यहां पर क्या पार्लियामेंट के या उस स्टेट के लॉ लागू होते हैं? तो कहा गया कि राज्यपाल को यह विशेष अधिकार है, इसको राज्यपाल को, यहां पर प्रेसिडेंट नहीं आएगा, यहां पर आएगा गवर्नर, कि राज्यपाल को यह राइट है कि वो वहां पर पार्लियामेंट के या उस स्टेट के जो लॉ हैं उसको लागू ना करे, इंप्लीमेंट ही ना करे। कोई स्पेशल कानून है जो शेड्यूल्ड एरिया में लागू नहीं करना, तो गवर्नर की ये विवेकाधीन शक्ति है, यानी वो चाहे तो यहां पर लागू ना करे और चाहे तो कुछ चेंजेस के साथ लागू कर दे। यानी पूरी तरह से ये गवर्नर की एक विवेकाधीन शक्ति मानी जाती है। राज्यपाल की इन एरियो में विशेष जिम्मेदारी होती है, विवेकाधीन होती है, और राज्यपाल प्रत्येक वर्ष इन क्षेत्रों में क्या काम हुआ, किस कानून को लागू किया गया, नहीं किया, किस कानून में परिवर्तन के साथ लागू किया, तो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देता है। ठीक है। आपको कई बार मेरे लेक्चर थोड़े से बोरियत भरे लगते होंगे, क्योंकि मैं सिर्फ पढ़ाने पर ध्यान देता हूं, मजाक पर कम ध्यान देता हूं। कोशिश करूंगा कि थोड़ा हंसी मजाक हो, लेकिन मेरा फोकस रहता है कि जब हम पढ़ें तो बेहतर तरीके से पढ़ें, गुणवत्तापूर्ण तरीके से पढ़ें। ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान के शेड्यूल के बारे में, और 4 शेड्यूल हम लोगों ने पढ़ ली है। ये है 5वीं शेड्यूल, जहां पर आप लोगों ने पढ़ा कि शेड्यूल्ड एरिया घोषित करने का अधिकार प्रेसिडेंट को होता है। वर्तमान में लगभग 10 ऐसे राज्य हैं जहां पर प्रेसिडेंट के द्वारा शेड्यूल्ड एरिया घोषित किया गया है। यहां पर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होती है, यहां पर पार्लियामेंट और स्टेट के लॉ इंप्लीमेंट होंगे या फिर कुछ चेंजेस के साथ इंप्लीमेंट होंगे, तो ये गवर्नर डिसाइड करता है। ये गवर्नर की अपनी खुद की विवेकाधीन शक्ति है। इसका मतलब यहां पर वो राज्य की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होता, और यहां पर गवर्नर उस क्षेत्र की एक एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देता है। चलिए अब आते हैं संविधान की 6ठी अनुसूची पे। मैंने शुरू में बताया कि संविधान की 6ठी अनुसूची का संबंध आर्टिकल 244 के क्लॉज नंबर 2 से है, इसके अलावा 275 1 से है। संविधान की 6ठी अनुसूची ट्राइबल एरिया के बारे में बताती है। 5वीं अनुसूची शेड्यूल्ड एरिया के बारे में। वर्तमान में भारत में 4 राज्यों को ट्राइबल एरिया घोषित किया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। यानी 6ठी अनुसूची का संबंध असम से है, मेघालय से है, त्रिपुरा से है और मिजोरम से है। इन चारों में जनजातीय जो क्षेत्र है वहां पर ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट यानी स्वशासी जिलों का गठन किया जाता है। जैसे आपने मेघालय की 3 पहाड़ियों का नाम सुना होगा, गारो, खासी, जयंतिया। तो मेघालय के अंदर ये गारो, खासी, जयंतिया तीनों ही ट्राइबल एरिया है, और तीनों में गारो ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट का यानी स्वशासी जिलों का गठन किया गया। यहां पर सारी अथॉरिटी राज्यपाल के पास ज्यादा रहती है। राज्यपाल इन क्षेत्रों में स्वशासी जिलों को स्थापित कर सकता है,
इनके क्षेत्रफल को घटा बढ़ा सकता है। प्रत्येक स्वशासी जिले में, स्वशासी का मतलब कि जहां पर वो अपने अनुसार सेल्फ गवर्नमेंट करते हैं, वहां पर वो अपने रूल बनाते हैं, अपने हिसाब से शासन करते हैं। वहां पर एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी, 30 सदस्य होंगे। इस 30 में से 4 सदस्य राज्यपाल के द्वारा नॉमिनेटेड होंगे और 26 उसी क्षेत्र की जनता के द्वारा चुने जाएंगे। यहां पर इन जो ट्राइबल एरिया होता है, यहां पर पार्लियामेंट का या फिर उस स्टेट की गवर्नमेंट का लॉ इंप्लीमेंट होगा या नहीं होगा, इस बारे में कहा गया है। देखिए असम के मामले में क्या है, असम के मामले में गवर्नर ही सर्वोसर्वा है। माता भी तुम ही हो, पिता भी तुम ही हो, त्वमेव माता च पिता तमेव, यानी असम में गवर्नर की स्थिति ऐसी है। यानी पार्लियामेंट का लॉ हो या स्टेट का लॉ हो, वो असम के ट्राइबल एरिया में इंप्लीमेंट होगा या नहीं होगा, ये फाइनल अथॉरिटी गवर्नर के पास है। लेकिन जो मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जो ट्राइबल एरिया है, वहां पर पार्लियामेंट का लॉ लागू होगा या नहीं होगा, ये प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। लेकिन वहां पर मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में उस स्टेट गवर्नमेंट का लॉ लागू होगा या नहीं होगा, ये गवर्नर डिसाइड करेगा। पार्लियामेंट के लॉ के मामले में प्रेसिडेंट, स्टेट के लॉ के मामले में गवर्नर। लेकिन असम के मामले में ऐसा नहीं है। असम के मामले में पार्लियामेंट का लॉ हो या असम की गवर्नमेंट का लॉ हो, गवर्नर विल द फाइनल अथॉरिटी हु विल डिसाइड कि लॉ इंप्लीमेंट होगा या परिवर्तन के साथ होगा। यानी असम के मामले में ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अब आते हैं संविधान की 7 शेड्यूल के बारे में। आपसे पूछा जाए कि 7 शेड्यूल का संबंध किस आर्टिकल से है, तो आर्टिकल 246 से है। 7 शेड्यूल को हम लोग कह सकते हैं डिवीजन ऑफ पावर के बारे में बताती है, शक्तियों के विभाजन के बारे में बताती है। यानी 7 शेड्यूल में यह बताया गया है कि 3 प्रकार की सूची होंगी, संघ, राज्य, समवर्ती सूची, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट। आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1935 में पढ़ा था कि 1935 के अधिनियम में शक्तियों का विभाजन यानी डिवीजन ऑफ पावर की शुरुआत होती है। तो आपकी 7 शेड्यूल का संबंध उसी बात से है। इसमें यह बताया गया कि केंद्र के कौन से विषय होंगे जिस पर वो कानून बनाएगा, राज्यों के कौन से विषय होंगे जिन पर वो कानून बनाएगा। क्या हमारी 7 शेड्यूल में यह बताया गया है कि संघ सूची के विषयों पर संसद कानून बनाएगी, स्टेट लिस्ट पर स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाएगी, और कॉन्करेंट यानी समवर्ती सूची पर संसद और विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलना है। 7 शेड्यूल केवल यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स को डिफाइन करती है, सिर्फ सब्जेक्ट को। अब यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट लिस्ट पर कौन लॉ बनाएगा, ये 7 शेड्यूल नहीं बताती, ये बताता है आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 में बताया गया है कि 7 शेड्यूल की यूनियन लिस्ट पर लॉ बनाएगी पार्लियामेंट, स्टेट लिस्ट पर बनाएगी स्टेट लेजिस्लेचर, और कॉन्करेंट लिस्ट पर बनाएंगे दोनों पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। और 246 ही बताता है कि अगर समवर्ती सूची के किसी विषय पर संसद और विधानमंडल दोनों कानून बनाते हैं और उन कानूनों के बीच में मतभेद होता है, टकराव होता है, तो किसका लॉ इंप्लीमेंट होगा। चलिए, संघ सूची में टोटल जो विषय है वो 97 है। हमने कभी भी 97 के बाद 98 नंबर की एंट्री नहीं जोड़ी, यानी एंट्री का नंबर आखिरी 97 ही है। हाँ, बीच में हम लोग जोड़ते रहे, 5 था तो 5A जोड़ दिया। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 395 ही है, हमने कभी 395 के बाद 396 नहीं जोड़ा। लेकिन हमने अगर आर्टिकल 4 था तो आर्टिकल 4A जोड़ दिया। इसलिए कई बार कहा जाता है कि संघ सूची में विषयों की संख्या 100 है। लेकिन उन सबके नाम याद रखने कैसे याद रखेंगे, पॉसिबल नहीं है। जितने आपके पीपीटी में मेंशन है ये भी याद रखने पॉसिबल नहीं है। इसलिए केवल इनको सुन लीजिए कि कौन कौन से ध्यान रखने। देखिए, प्रमुख जो विषय है, सेना हम लोग जानते हैं कि ये सेंटर का विषय होना चाहिए, रक्षा, विदेशी मामले, रेल। अब यहां पर बचत को ध्यान में रखिएगा कि जो बचत है, सेविंग जो है, वो आपका यूनियन लिस्ट का विषय। रेडियो, टेलीविजन, नागरिकता, संचार, रिजर्व बैंक हमको पता है, बैंकिंग, बीमा, स्टॉक, जनगणना। जिस जिस पर मैं गोला बना रहा हूं उसको ध्यान में रखिएगा। जनगणना आपकी संघ सूची का विषय, लोकल गवर्नमेंट राज्य सूची का विषय है। लेकिन जो छावनी एरिया होता है,
कैंटोनमेंट जो एरिया होता है वहां पर वो संघ सूची का विषय। डाकतार, टेलीफोन, बेतार मतलब ये जो वायरलेस कम्युनिकेशन होता है, संचार के साधन, इंटर ट्रेड, कॉमर्स, इंटर ट्रेड, वाटर डिस्प्यूट, ऑल इंडिया सर्विस, संघ और राज्यों की लेखा परीक्षा, सेंट्रल स्टेट की ऑडिटिंग, हाई कोर्ट का गठन व संगठन। जहां जहां गोला बनाया है इसको ध्यान में रखिएगा, ये संघ सूची के विषय है, प्रमुख विषय है। राज्य सूची में क्या क्या आएगा? हेल्थ, सबसे पहले याद रखिएगा कि जो हेल्थ है, सैनिटेशन है, हॉस्पिटल है, हमारी दवाइयों की दुकानें हैं, सफाई है, पंचायती राज है, लैंड रिफॉर्म है, राज्य पुलिस, स्टेट की पुलिस, इसके साथ साथ रेल पुलिस और ग्राम पुलिस। रेल संघ सूची का विषय है, लेकिन रेल पुलिस, गांव की पुलिस, स्टेट की पुलिस, ये हमारा राज्य सूची का विषय है। सिंचाई, कृषि, सड़क, वन, शराब, एजुकेशन समृद्धि सूची का विषय, लेकिन एग्रीकल्चर, एजुकेशन ये आपकी राज्य सूची का विषय है। कोऑपरेटिव कमेटी, इसको ध्यान में रखिएगा। स्टेट गवर्नमेंट के जो चुनाव होते हैं, करवाता तो इलेक्शन कमीशन है 324 के तहत, लेकिन वो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी समृद्धि सूची का विषय है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी पर जो कर लगता है वो राज्य सूची का विषय है। निखात निधि यानी जो एंडोनमेंट फंड होता है बचा हुआ, वो आपकी स्टेट लिस्ट का विषय। समृद्धि सूची में क्या आता है? एजुकेशन आता है, आपके सिविल और क्रिमिनल लॉज आते हैं, विवाह तलाक के मामले आते हैं, समाचार पत्र आता है, आर्थिक व सामाजिक नियोजन आता है। ये ध्यान में रखिएगा, आर्थिक व सामाजिक नियोजन। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन भी इसी में आता है। निवारक निरोध, आपको पता है निवारक नजरबंदी फंडामेंटल राइट में पढ़ा था, यानी इस पर लॉ बनाने का अधिकार दोनों का है। न्यायालय की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर सारी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पर लॉ बनाने का अधिकार समृद्धि सूची में आता है। जो लोग विधि, कानून या हेल्थ प्रोफेशन में हैं, जन्म मरण सांख्यिकी, जो जन्म मरण होता है सांख्यिकी है, वो राज्य सूची का विषय नहीं है, समृद्धि सूची का विषय है। कीमतों पर नियंत्रण रखना, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी समृद्धि में है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी पर जो कंजप्शन पर टैक्स लगता है वो राज्य सूची में है। पुस्तक, प्रिंटिंग प्रेस। अब यहां पे देखिए सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, सोशल सिक्योरिटी, सोशल इंश्योरेंस, ये आपकी समृद्धि सूची का विषय है। लेकिन अगर हम बीमा की बात करेंगे, अगर हम केवल बीमा की बात करें, केवल इंश्योरेंस, तो वो संघ सूची का विषय है, यूनियन लिस्ट का। लेकिन अगर हम सोशल सिक्योरिटी या सोशल इंश्योरेंस की बात करें तो वो कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाता है। ये कुछ मैंने मेन निकाले हैं, इसको ध्यान में रखिए। चलिए अब आते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची का संबंध आर्टिकल 344 क्लॉज नंबर 1 और 351 से है। 8वीं अनुसूची भाषाओं के बारे में बताती है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 14 थी, वर्तमान में 22 है। यानी 15वीं भाषा सिंधी हमने 21st अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी, ये आपने मेजर अमेंडमेंट वाले टॉपिक में पढ़ा था। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली ये आपने 71 अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी। बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली हमने 92 अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी, जिससे हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? 22। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी थी? 14। देखिए सभी भाषाएं हैं लगभग, असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथाली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। अंग्रेजी नहीं है। और विदेशी भाषा में आपको एक नेपाली भी नजर आ रही है। शास्त्रीय भाषाएं अलग होती हैं, क्लासिकल लैंग्वेज अलग है। और ये 8वीं अनुसूची में क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है, केवल भाषाएं हैं। चल अब आते हैं संविधान की 9वीं अनुसूची, पहले संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। इसका संबंध आर्टिकल 31B से है। 9वीं अनुसूची में कुछ विशेष कानून, रूल एंड रेगुलेशन रखे गए हैं। और 9 शेड्यूल बनाने का पर्पस ये था कि इस शेड्यूल में जो भी लॉ, एक्ट, रूल, रेगुलेशन डाले जाएंगे उसका जुडिशियल रिव्यू ना हो सके। प्रेजेंट में 284 कानून हैं जो कि जुडिशियल रिव्यू के दायरे में नहीं आते।
आर्टिकल 31 ख में क्या कहा गया है? 31A वर ब्रॉट टू प्रोटेक्ट द लॉज रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर रिफॉर्म एंड द टू अबॉलिश द जिम्मेदारी सिस्टम। यानी पहले संशोधन के द्वारा हमने 31A और 31B जोड़ा था। 31A में एग्रीकल्चर लॉ, जिम्मेदारी कानूनों के बारे में उल्लेख था और उन कानूनों को न्यायालय में चुनौती ना दी जा सके, इसलिए हमने 31B जोड़ा, 9 शेड्यूल जोड़ी, जिसमें यह कहा गया कि 31A में जितने भी लॉज 9 शेड्यूल में डाले जाएंगे उसका जुडिशियल रिव्यू ना हो सके। इसमें ज्यादातर जितने भी कानून हैं 9 शेड्यूल में वो एग्रीकल्चर से ही जुड़े हैं, लेकिन तमिलनाडु में जो 69 रिजर्वेशन नौकरियों में पाया जाता है वो भी आपकी 9 शेड्यूल का हिस्सा है। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी कानून 9 शेड्यूल में डाला जाएगा उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। और यह मामला 2007 में जो मामला हुआ था इसे कहते हैं IR कोहिलो बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु में सरकारी नौकरियों में 69% रिजर्वेशन दिया गया, जो कि इंदिरा साहनी मामले का उल्लंघन था। लेकिन आपको पता है कि जब 9 शेड्यूल में कोई मामला डाल दिया जाता है तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। तो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा 2007 में, IR कोहिलो बनाम तमिलनाडु राज्य। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुनो भाई, 1973 के बाद जो भी डाले ना सबका कर सकते हैं, इसलिए ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। अब तो नहीं कर रहे लेकिन कर देंगे। यानी वर्तमान में 9 शेड्यूल का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ये किस मामले में आया? IR कोहिलो बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में आया। 10वीं अनुसूची हमने 52वें संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी। इसका संबंध आर्टिकल 102 यानी सांसदों के दल बदल से है, और 191 क्लॉज नंबर 2 इसका संबंध विधानमंडल यानी विधानसभा के विधायकों से। यह दल बदल के बारे में बताती है। 10वीं अनुसूची के संबंध में हमने कानून बनाया एंटी डिफेक्शन लॉ। इस शेड्यूल में चेंज भी हुआ था 91st अमेंडमेंट के द्वारा, यानी 52वें संशोधन के द्वारा हमने 10वीं अनुसूची को जोड़ा और बाद में हमने 91st अमेंडमेंट के द्वारा 10 शेड्यूल में कुछ चेंजेस किए थे। 10वीं अनुसूची पहले भी जोड़ी गई थी। कब? 35वें संशोधन के द्वारा जब हमने सिक्किम को सहयोगी राज्य का दर्जा दिया तब हमने आर्टिकल 2A जोड़ा था, साथ में 10 शेड्यूल भी जोड़ी थी। लेकिन आगे चलकर 36वें संशोधन के द्वारा हमने 10 शेड्यूल को हटा भी दिया था। लेकिन बाद में हमने 52 अमेंडमेंट के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा, फिर 91 अमेंडमेंट के द्वारा उसको अमेंडमेंट किया। देखिए इसमें क्या कहा गया, अगर कोई निर्वाचित सदस्य अगर वो अपनी इच्छा से किसी पॉलिटिकल पार्टी से वो चुनकर आया है उसकी सदस्यता छोड़ देता है तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। मान लीजिए कि मैं कांग्रेस से चुनाव जीत कर आया, अब मैं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाना चाहता हूं तो मेरी कांग्रेस की सदस्यता चली जाएगी, यानी मैं उस सदन का सदस्य ही नहीं कहलाऊं। यदि कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है, देखिए जिन्हें कोई पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में सीट नहीं देती तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में खड़े हो जाते हैं। अगर वो चुनाव जीत जाते हैं, क्या वो चुनाव जीतने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप ले सकते हैं? नहीं। अगर वो लेंगे तो उनकी मेंबरशिप चली जाएगी। सरकार बनाने में भूमिका निभा सकते हैं, मंत्री भी बन सकते हैं, लेकिन वो कहलाएंगे निर्दलीय। यदि किसी सदस्य द्वारा सदन में पार्टी के पक्ष के विपरीत वोट दिया गया हो, मान लीजिए कि वोटिंग हो रही है नो कॉन्फिडेंस मोशन पर या किसी और मोशन पर, मैं कांग्रेस का या भाजपा का विधायक या सांसद हूं और मैंने अपनी पार्टी के विरोध में वोट कर दिया, अगर मैं 15 दिन में क्लैरिफिकेशन नहीं देता तो मेरी सदस्यता रद्द हो सकती है। यदि कोई सदस्य वोटिंग करने ही नहीं आया जानबूझकर, क्योंकि वोटिंग का बड़ा असर होता है, तो उसे भी 15 दिन में स्पष्टीकरण देना होगा, वरना उसकी मेंबरशिप जा सकती है। इसके अलावा जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, जैसे पहले लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेट होते थे, राज्यसभा में अभी भी 12 सदस्य नॉमिनेट होते हैं। ये जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं इनके पास 6 महीने का टाइम होता है कि 6 महीने में अगर ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं। 6 महीने के बाद बनेंगे तो सदस्यता जा सकती है। एक्सेप्शन क्या है? अगर उस सदन का जो स्पीकर है या अध्यक्ष के रूप में चुना है, लोकसभा का अध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष, अगर वो अपनी पार्टी से इस्तीफा देना चाहे तो दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी सदस्यता नहीं जाएगी। यानी जो लोकसभा का अध्यक्ष है, स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल या स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, वो अपने दल से इस्तीफा दे सकते हैं, उनकी सदस्यता नहीं जाएगी।
जब वो अपने पद अध्यक्ष के पद पर नहीं रहेंगे तो वापस से पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर माने जाएंगे। ये इसलिए किया गया है ताकि जो स्पीकर है वो निष्पक्ष रहकर, न्यूट्रल रहकर अपना काम करे। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि पार्टी किसी राजनीतिक दल के 2/3 सदस्य, किसी पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 सदस्य पॉलिटिकल पार्टी के चुने हुए, ऐसा नहीं है कि अभी चुनाव ही नहीं हुए और वो नॉर्मल सदस्य हैं। चुनाव से पहले आप कहीं भी उछल कूद करते रहे, चुनाव जीतने के बाद जब आप विधायक या सांसद बन जाते हैं तब की बातें हो रही हैं। अगर उसमें 2/3 चले जा रहे हैं तब कोई दिक्कत नहीं, 2/3 से कम जाएंगे तो सबकी सदस्यता चली जाएगी, 2/3 से ज्यादा जाएंगे तब किसी की सदस्यता नहीं जाएगी, तो यह माना जाएगा कि वो सब उस पॉलिटिकल पार्टी में शिफ्ट हो गए। निर्णय लेने का अधिकार किसको है? सदन के पीठासीन अधिकारी को है कि वह दल बदल की अयोग्यताओं के बारे में प्रश्न पर निर्णय करे। यानी अगर लोकसभा का कोई सदस्य दल बदलता है तो उसकी सदस्यता को रद्द करना है या नहीं करना, यह स्पीकर का निर्णय होता है। विधानसभा में विधानसभा के स्पीकर का निर्णय होता है। तो यहां पर याद रखिएगा कि दल बदल के मामले में अगर किसी को डिस्क्वालीफाई करना है तो यह उस हाउस के स्पीकर का डिसीजन होता है। दल बदल को छोड़कर अगर किसी अन्य डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें तब निर्णय किसका होता है? तब निर्णय होता है राष्ट्रपति या राज्यपाल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। लेकिन दल बदल के मामले में ना तो इलेक्शन कमीशन का काम है, ना प्रेसिडेंट का, ना गवर्नर का। अथॉरिटी किसके पास है? उस हाउस के स्पीकर के पास। क्या जो जिसने डिसीजन लिया यानी हाउस का जो स्पीकर है, क्या उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया था कि उसका निर्णय फाइनल होगा, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। लेकिन एक मामला हुआ 1993 में कि होतो होलहोन बनाम जिलहूबाद, उसमें कहा कि नहीं भाई, स्पीकर के निर्णय का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। अलग अलग स्टेट में आप लोग देखेंगे, जैसे एमपी में हुआ था, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बागी विधायकों ने सदस्यता, मतलब कांग्रेस छोड़ दी तो विधानसभा के अध्यक्ष ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी। वो बोला कि तुम 10 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। मामला हाई कोर्ट में गया, यानी स्पीकर के डिसीजन का रिव्यू किया गया और रिव्यू में कहा कि मेंबरशिप तो जाएगी लेकिन चुनाव लड़ सकते हो। इसका मतलब यह है कि पीठासीन अधिकारी जो स्पीकर है वो डिसीजन मेकर है, वो डिसीजन लेगा लेकिन वो फाइनल नहीं है, उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। क्या पीठासीन अधिकारी जो हाउस यानी उस हाउस का जो स्पीकर है, क्या उसके ऊपर कोई टाइम बाउंडेशन है कि आपको इतने समय में डिसीजन लेना है? तो याद रखिएगा कि कानून के अनुसार कोई समय सीमा तय नहीं है कि जिसके भीतर पीठासीन अधिकारी को अयोग्यता के लिए फैसला लेना हो। अधिकारी के निर्णय के बाद ही अदालतों में हस्तक्षेप होगा। इसलिए याचिकाकर्ता के लिए एकमात्र एक विकल्प ही है कि वह निर्णय की प्रतीक्षा करे। यानी स्पीकर कितने समय पर डिसीजन ले, इसकी कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है और जब तक स्पीकर निर्णय नहीं लेगा तब तक आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते, ये कहा गया। चलिए अब आगे हैं आखिरी 2 पड़ाव, 11वीं और 12वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची 73वें संशोधन के द्वारा, 12वीं अनुसूची 74वें संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची का संबंध 243G से है। 11वीं अनुसूची बताती है पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। It contains provisions specifying the power, authority and responsibility of पंचायत। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के 29 विषयों का उल्लेख किया गया है, सिर्फ लिस्ट दी गई है। अब इसमें से किन विषयों पर लॉ, ग्राम पंचायत बनाएगी, जनपद पंचायत या पंचायत समिति बनाएगी या जिला परिषद बनाएगी, ये 11 शेड्यूल नहीं बताती। ये बताता है आर्टिकल 243G कि उस स्टेट की सरकार, उस स्टेट की विधानमंडल तय करेगी कि 11वीं अनुसूची के किन विषयों पर कौन कानून बनाएगा, पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, यहां क्या कौन बनाएगा। 29 विषय हैं, इसमें जो नीले कलर में है वो ध्यान रखिएगा। ये सारे नाम नहीं दिए गए, प्रमुख प्रमुख नाम है और इसमें जो नीले कलर के हैं वो विशेष ध्यान रखिएगा। खाद्य प्रसंस्करण आयोग, पेयजल, पीने का पानी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, पुस्तकालय, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फैमिली वेलफेयर, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। एक बार तो सबको रीड आउट कर लीजिएगा। ये सारे नाम 29 नहीं है, 29 में से भी जो महत्वपूर्ण है वो लिखे हैं और उसमें भी जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो नीले कलर में मेंशन किए गए। 12वीं अनुसूची 74वें संशोधन के द्वारा, इसका आर्टिकल है 243W। ये नगर पालिकाओं के 18 कार्यों के बारे में बताती है, जिसमें प्रमुख विषय याद रखेगा
आर्थिक व सामाजिक विकास योजना, पब्लिक हेल्थ 11वीं सूची में नहीं आता, 12वीं में आता है। सैनिटेशन 11वीं में नहीं आता, 12वीं में आता है। खेलों के मैदान की व्यवस्था, जन्म मरण सांख्यिकी पंजीकरण, ये आपकी 12 शेड्यूल का है। जो जहां शव को जलाया जाता है वो सब, और इसके अलावा डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूज में जो जल का उपयोग होता है, पेयजल 11वीं सूची का विषय, ड्रिंकिंग वाटर। लेकिन जो डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल और यहां होता है वो आपकी 12वीं अनुसूची का विषय है। लेक्चर हो सकता है कि थोड़ा बड़ा हुआ हो, क्योंकि मेरी कोशिश ये थी कि आपको एक लेक्चर में 12 शेड्यूल करवा दूं, और उसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो नॉर्मली आपको किताबों में नहीं मिलते, जहां मिलेगा तो फिर बहुत ज्यादा मिलेगा। कंसाइज फॉर्म में जो बेस्ट कंटेंट हो सकता था वो मैंने प्रोवाइड करवाने की आपको कोशिश की। ठीक है, हम लोग मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।